वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक वाला। और अभी हम लोग कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आज है पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं और आई होप आप वो देख के यहाँ तक आए होंगे। ठीक है, उस दोनों पार्ट में मैंने क्या किया है कि मैंने लास्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उठाया जो कि अलग अलग बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा फास्ट, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट। बट देखो, शॉर्ट शॉर्ट बोले तो क्या मतलब, फास्ट फूड खा करके जाना है क्या? फास्ट फूड खा के जाओगे तो भाई बवासीर होगा। इसीलिए लॉन्ग थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छे से जानो, अच्छे से समझो, तो भाई वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और वहां जा करके तुम कुछ लिख पाओगे खुद से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल ऐसा सब्जेक्ट है, स्किल है, ये पढ़ाई नहीं है, स्किल है। इसको आप खुद से समझ के लिख लिख सकते हो, रट के नहीं लिख सकते। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस मार करके अपना थोड़ा फुल वीडियो देखने का। बहुत सारा कंटेंट तेरे को समझ में आ जाएगा और उसके बाद तुम खुद समझ के लिख सकते हो वहाँ पे। शॉर्ट वीडियोस काम का नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ फास्ट फूड इन योर डाइट। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। चैप्टर 5 बेसिकली क्या है? प्रोजेक्ट कंट्रोल, रिव्यू और ऑडिट। इस वाले चैप्टर से कैसे कैसे सवाल जो है वो पूछे जा चुके हैं और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पे बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, ऑल द फेजेस टेक प्लेस इन नॉर्मल टाइम। भाई नॉर्मल टाइम में सारा फेजेस खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वो नॉर्मल प्रोजेक्ट है। ठीक है, दूसरा है, प्रोजेक्ट अंडरटेकन ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड कैलामिटीज, मतलब डिजास्टर आ गया। मैंने बताया था कि अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, फ्लड हो गया, तो वो किस में चला जाएगा? डिजास्टर प्रोजेक्ट में चला जाएगा। ये 2 नंबर। एडिशनल कॉस्ट आर रिक्वायर्ड टू गेन टाइम इन, अगर आपको समय बचाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ रहे हैं, तो ये कहाँ होता है? ये क्रैश प्रोजेक्ट में होता है। इसका मतलब क्रैश प्रोजेक्ट होता है। वीडियो गेम टोटली 100% आर्टिफिशियल वर्ल्ड में चला जाता है। क्या होता है ये? वर्चुअल रियलिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड रियल वर्ल्ड। पार्ट 1 में ही हम बताए थे ये दोनों चीज। तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में। और वर्चुअल स्टोरेज एग्जिस्ट इन ऑन द इंटरनेट। वर्चुअल स्टोरेज क्या होता है? वर्चुअल स्टोरेज क्लाउड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, लिस्ट एनी 5 यूजर्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम का 5 यूज पूछ रहा है। नेटवर्क डायग्राम आपको याद होगा, हम लोग इस तरीके का बनाते थे, बी सी डी, याद ही होगा। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम सीरीज आप देख के आए ही होंगे यहाँ पे। तो उसका फायदा क्या होता है? पहला फायदा, पहला बेनिफिट, पहला यूज ये होता है इसका कि इट इंडिकेट द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी का, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, अपने को मालूम चलता है ये कब स्टार्ट होने वाला है और कब ये फिनिश होने वाला है, उसका टाइम क्या है एक्चुअली। दूसरा इसका यूज है, इट हेल्प इन बेटर शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। अगर ये चार्ट आप कोई भी देखेगा, तो कोई भी देख करके चार्ट देखते ही वो समझ जाएगा कि अपना जो सी एक्टिविटीज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे डिपेंड कर रहा है। अपना जो डी एक्टिविटीज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सी पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अपने को शेड्यूलिंग करने में और मॉनिटरिंग करने में एंड कंट्रोल करने में किसका? प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज को क्या होगा? बेटर तरीके से हेल्प मिलेगा। तीसरा क्या है? इट हेल्प इन बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में अपना नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क टेक्निक जो है वो मदद करता है। फोर्थ क्या है? दिस टेक्निक कैन सर्व एज इंडिकेटर ऑफ बॉटलनेक एंड पोटेंशियल ट्रबल्स। बॉटलनेक कहने का मतलब क्या है?
कि ये है बॉटल, हम सब जानते हैं, देखे हैं बॉटल को, ऐसा होता है बॉटल। ठीक है। अब ये जो पूरा स्पेस एक जैसा आराम से पानी फ्लो होता है, लेकिन इस नेक, इस गर्दन में सारा पानी जो है बहुत कंजेस्टेड तरीके से पास होता है। उसी तरीके के जब कोई वर्क होता है और कोई ऐसा पॉइंट आ जाए, यहाँ से वर्क जो है आराम से पार हो रहा है, आराम से पार हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे आए वो वर्क जो है फंस फंस के चलने लगे, कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे काम फंस रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉटलनेक सिचुएशन। तो अपने को ना नेटवर्क डायग्राम बनाने से बॉटलनेक सिचुएशन का पता चलता है कि एक्चुअली में कहाँ पे बॉटलनेक हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस विल illustrate the type and extent of coordination required among the designer, contractor and other member of the project team. तो प्रोजेक्ट शेड्यूल और प्रोजेक्ट नेटवर्क टेक्निक से ही अपने को पता चलता है कि ऐसा कौन सा एक्सटेंट है, ऐसा कौन सा टाइप है जहां पे अपने को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा डिजाइनर से, कॉन्ट्रैक्टर से और अपना प्रोजेक्ट टीम के अलग अलग मेंबर से। प्रोजेक्ट टीम में अलग अलग टेक्नीशियंस होते हैं, अलग अलग नॉलेज रखने वाले अलग अलग फील्ड के लोग रहते हैं। तो अपन को देख करके ही मालूम चलेगा कि जो डी एक्टिविटी है, मान लो वो मैकेनिकल पार्ट है, तो डी एक्टिविटीज अपने को देख पता चलेगा, सी एक्टिविटी करते रहेंगे तभी अपने को पता चल जाएगा कि आने वाला जो वर्क है वो डी है, उसमें मैकेनिकल टीम से अपने को सलाह लेना है, तो उस चीज को हम रेडी रहेंगे कि सर आपका काम, आपका जो है काम स्टार्ट होने वाला है, आप अवेयर रहो, आपसे हेल्प लिया जाएगा, आपसे सलाह लिया जाएगा, आपको बुलाया जा सकता है, ये सारी चीजें। सिक्स्थ पॉइंट कहता है इट हेल्प इन आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ हम लोग पहले पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो डिसाइड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कब खत्म होगा और उस क्रिटिकल पाथ में कौन कौन से एक्टिविटीज आ रहे हैं जिसपे हम लोग बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। तो वो है क्या वो क्रिटिकल पाथ, ये नेटवर्क डायग्राम ही बताता है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प इन रिसोर्स एलोकेशन सच एज लेबर मशीन। अपने को मालूम चलता है कब किस दिन क्या एक्टिविटीज होने वाला है और उस एक्टिविटीज में कौन से कितने लेबर, कौन से मशीन, कैसे मटेरियल का जुगाड़ रखना है, अपने को रेडी रखना है। जितना उसमें जरूरत पड़ेगा उतना अपने पास होना चाहिए स्टॉक में। ये कैसे मदद पता चलता है भाई, आपको नेटवर्क टेक्निक से ही पता चलता है। एट्थ की बात करूंगा, इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट। नेटवर्क टेक्निक जो है आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल वे में रखता है, हेल्प करता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके उसमें वो हेल्प करता है। ठीक है। तो हम लोग 8 पॉइंट कर चुके हैं, बेस्ट 5 जो भी आपको ठीक लगे आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है, लिस्ट एनी 3 पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल। प्रोजेक्ट कंट्रोल का 3 पर्पस लिखो। प्रोजेक्ट कंट्रोल, अब भाई प्रोजेक्ट हम सबको पता है, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना होता है, उसके 3 उद्देश्य बताओ, क्यों कंट्रोल करना जरूरी। तुम खुद से सोचो ना, ये कई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको कंट्रोल अगर तुम नहीं करोगे, तुम सोए रहोगे, तुम्हारा प्रोजेक्ट का क्या हाल होगा, 2 मिनट सोचो तो। तुम हमेशा जाओगे मॉनिटर करते रहोगे, उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि तुमको जो है वो चीज सही कॉस्टिंग में चाहिए, सही समय पे चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी का चाहिए, इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा। तो सवाल करता है एनी 3 पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल, पढ़ते हैं। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट शेड्यूल, ताकि हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूल से चले और शेड्यूल पे खत्म हो जाए। दूसरा, कंट्रोल करने का अपना जरूरत इसलिए भी है टू हैव अ कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट कॉस्ट, पैसे के मामले में अपना कंट्रोल बना रहे। तीसरा है टू हैव अ कंट्रोल ओवर द डिले इन द प्रोजेक्ट एक्टिविटी, प्रोजेक्ट एक्टिविटी ना हो, प्रोजेक्ट एक्टिविटी का टाइमिंग फ्रेम के ऊपर अपना कंट्रोल बना रहे। टू मोटिवेट प्रोजेक्ट पर्सनल थ्रू द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मतलब क्या कि प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं उसके परफॉर्मेंस से उसको मोटिवेट करने का, कि भाई कर सकते हो करो, उसको मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, इसलिए भी कंट्रोल करना जरूरी है।
टू अचीव द प्रोजेक्ट गोल इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। आपको प्रोजेक्ट को गोल करना है, लेकिन आपको इफेक्टिवली और इफिशियंटली करना है। आपको पीएमएस का एग्जाम पास करना है, लेकिन पास ही नहीं, आपको उसमें बेस्ट करना है, इफेक्टिवली करना है और इफिशियंटली करना है। इसलिए भी आपको जो है कंट्रोल करना जरूरी है। तो एनी थ्री बोला हमने, 5 दे दिया। आप कोई भी 3 इसमें देख सकते हो कि 3 पर्पस क्यों है। उसी में दूसरा सवाल पूछा गया था कि लिस्ट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिव्यू। प्रोजेक्ट रिव्यू का 4 जो है वो ऑब्जेक्टिव बताइए। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है तुम सब जानता है। रिव्यू का मतलब होता है कि दोबारा देखना, रिवीजन करना। तुम जैसे एग्जाम लिखता है, खत्म हो जाता पेपर, उसके बाद अगर मान ले तेरे पास समय बचता है तो तू पेपर पलट के देखता है कि कहीं गलती से कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। उसी तरह से प्रोजेक्ट जब बनता है तो प्रोजेक्ट के जो रिलेटेड लोग रहते हैं वो एक बार देखता है कि अपना प्रोजेक्ट में सारे एक्टिविटीज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्वालिटी के हैं कि नहीं है, सेफ्टी मेजर में है कि नहीं है। उसी लिए अब बताओ कि प्रोजेक्ट रिव्यू करने का 4 उद्देश्य बता लो। तुम रिव्यू क्यों करता है, उसका उद्देश्य क्या है भाई? कोई गलती दिख जाए तो उसको सुधारा जा सके, क्योंकि पेपर अभी तेरे हाथ में है। उसीलिए प्रोजेक्ट रिव्यू में 4 पूछा, हमने 7 बताया। टू एग्जामाइन वेदर द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंट इन अ स्पेसिफाइड वे और नॉट। बोले तो प्रोजेक्ट में जो चीजें इंप्लीमेंट हुई है वो सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जिस इम्पैक्ट के लिए बनाया गया है उस चीज पे वो खड़ा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुमने वर्किंग मॉडल बनाया आपने इंजीनियरिंग में, बट वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो रिव्यू करोगे कि नहीं करोगे। दूसरा क्या है? टू एग्जामाइन द प्रोजेक्ट इफिशियंसी। अपने प्रोजेक्ट के इफिशियंसी को एग्जामाइन करना पहले खुद से। टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट के क्वालिटी को मेजर करना। टू रिव्यू द सेफ्टी एस्पेक्ट फॉलो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जो जो सेफ्टी मेजर तुमने किया था वो सेफ्टी को वापस से रिव्यू करना। टू एग्जामाइन द मेथड। किस मेथड से तूने काम किया है, सही मेथड यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, सही प्रोसेस से हुआ है कि नहीं हुआ है, सही प्रोसीजर फॉलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका रिव्यू करना होता है। नेक्स्ट क्या है? टू एसेस आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का जो आउटकम है उसको भी एनालाइज करना, देखना है कि वो आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब सवाल है जो देखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, वो है सीपीएम और पर्ट का डिफरेंस। पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा इस बार भी। पर्ट क्या होता है? इट इज appropriate where the time estimate are uncertain in the duration of the activities। बोलने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिसमें समय कब होगा नहीं होगा ये पता नहीं होता है, अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। तो वैसे केस में क्या होता है, हम लोग पर्ट का टेक्निक का यूज करते हैं। और इट इज सीपीएम कहाँ अप्रोप्रिएट होता है? व्हेन द टाइम एस्टिमेशन आर फाउंड विद सर्टेनिटी इन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज। मतलब ये सर्टेनिटी मतलब कौन चीज कब खत्म हो सकता है, इसका कोई एक क्या होता है कि सर्टेन पॉइंट रहता है कि हाँ भाई इतना डेट में हो ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही टाइम लेगा हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग सीपीएम का यूज कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि इट यूज 3 टाइम एस्टिमेशन। हम लोग पढ़े हैं ना, टी नॉट, टी एम मोस्ट लाइकली टाइम, टी पी पेसिमिस्टिक टाइम। 3 टाइप का यूज होता है इसमें। 3 टाइम एस्टिमेट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एन इवेंट, और यहाँ पे एक ही टाइम इवेंट हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, सीपीएम में एक ही टाइम एस्टिमेशन लेके चलते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है इट इज कंसर्न विद द इवेंट एंड इट इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज। ये इवेंट हिसाब से चलता है और ये एक्टिविटी के हिसाब से चलता है। इट इज सुटेबल फॉर नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो नॉन रिपीटेटिव हो, वहां पे पर्ट का यूज करेंगे। सुटेबल फॉर रिपीटेटिव प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जो बार बार बनाया जा रहा है, वहां पे सीपीएम का यूज करेंगे। It can be analyzed statistically. It cannot be analyzed statistically. टाइम इज डायरेक्ट। यहाँ पे फैक्टर किसको माना जाता है? समय ये सब कुछ है, यहाँ पे कॉस्ट के फैक्टर को मेन माना जाता है। ठीक है,
यहाँ पे सर्कल स्टैंड फॉर इवेंट, यहाँ पे जो पर्ट में ये एक सर्कल होता है और एक एरो बनाते हैं, यहाँ भी एक सर्कल होता है एक एरो बनाते हैं, लेकिन पर्ट में सर्कल का मतलब होता है इवेंट, यहाँ पे हम लोग इवेंट लिखते हैं, ठीक है। एंड लाइन कनेक्टिंग द सर्कल रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटी, और जो लाइन है वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, बशर्ते यहाँ पे जो सर्कल है वो एक्टिविटी को दिखाता है, ये जो सर्कल है वो एक्टिविटी को दिखाता है, और जो लाइन है वो इवेंट को दिखाता है, उल्टा ही होता है ये, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे अपने को रिसर्च करना होता है, कोई डेवलपमेंट करना होता है इंडस्ट्री के अंदर, तब यूज करते हैं। और ये कहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है इंडस्ट्रीज का, तब यूज करते हैं सीपीएम, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आया था ये भी कि a bus manufacturing company produces high-tech sleeper AC bus. So the different activities schedule in the Gantt chat. स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, ड्यूरेशन नहीं दिया है, तो क्या चार्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है। पूछा क्या है? डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब उसको खाली एक्टिविटीज बता दो। एक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको हाईटेक स्लीपर एसी बस बनानी है। अब अपने को क्या करना है, कौन कौन से एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है वो बताना है, जो कि गैंट चैट में हम लोग यूज करेंगे। तो एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाएगा भैया? पहला एक्टिविटीज मेन काम होगा कि डिजाइनिंग ऑफ बस, प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल, सारे मटेरियल कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या हिसाब किताब रहेगा, वो सब सबका लाइनअप करना। चेचिस ऑफ द बॉडी मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ इंजन एंड मैकेनिकल सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ एसी एंड स्लीपर फैसिलिटीज, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंटीरियर वर्क, टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन, फाइनल फिनिशिंग एंड डिलीवरी, टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। ये सारा जो चीज है वो गैंट चैट पे हम लोग को एक्टिविटीज दर्शाना पड़ेगा, ये मेन एक्टिविटीज है। तो एक्टिविटीज के बारे में पूछा था तो सिर्फ एक्टिविटीज के बारे में बताने का, अपने समय में ये 8 मार्क्स का पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक कोई कंपनी है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाती है, और उसमें बोल रहा है कि डिफरेंट एक्टिविटीज बताओ जो मेरे को नेटवर्क चार्ट में डाल सकते हैं। भैया नेटवर्क चार्ट हो, चाहे गैंट चार्ट हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बोला है एक्टिविटीज, तो आपको दिमाग सिर्फ इतना चलाना है कि क्या क्या इसमें मेन एक्टिविटीज, क्या क्या इसमें मेन काम है। देखना है क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो क्या क्या काम पे ज्यादा ध्यान देगा? पहली बात तो प्रोडक्ट का डिजाइन और प्लानिंग पे ध्यान देगा। एक्टिविटी बी को बोलेंगे प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल उसको चाहिए उसका प्रोक्यूरमेंट करेगा, जहाँ कैसे आएगा सारा हिसाब किताब देखेगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ कैबिनेट एंड हार्डवेयर, कैबिनेट बोले तो वो केस होता है, और हार्डवेयर का जुगाड़ करेगा। नेक्स्ट रहेगा असेंबली ऑफ मदरबोर्ड एंड कंपोनेंट्स। फिर रहेगा इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, फिर टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन, फिर पैकेजिंग ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर, और फाइनल वो क्या करेगा? डिस्पैच कर देगा। ये सारा जो है एक्टिविटीज आपको दिखाने पड़ेंगे जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप बनाते हो, मतलब कोई भी ऐसा टाइप का सवाल आता है तो इस तरीके का सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है मेंशन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्विंग इन एनी प्रोजेक्ट रिव्यू। प्रोजेक्ट जब आप रिव्यू करने जाते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप होता है, जो कि आपको लेने होते हैं, जो कि इन्वॉल्व रहते हैं इस कार्य में, प्रोजेक्ट रिव्यू के कार्य में। पहला इनिशियल रिव्यू, एग्जामाइन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, प्लान, स्कोप एंड करंट स्टेटस। आप इनिशियल रिव्यू में क्या करते हैं? आप प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। हर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो कोई ना कोई उद्देश्य से बनता है। कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसका उद्देश्य होता है कि उसमें रहना है, कि उसमें हॉस्पिटल बनेगा, कि स्कूल बनेगा, क्या उद्देश्य है उसका।
तो भैया कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, उसका प्लानिंग कैसे हुआ था, इसका स्कोप क्या क्या है, उसका करंट स्टेटस क्या है। स्कोप मतलब लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच हैव टू बी डन इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है। स्कोप के बारे में आप जानना चाहते हो तो लेक्चर वाले नोट्स देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि नाम से ही ऐसा लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस है और उसको हम लोग मापदंड कर रहे हैं। आप लोग एग्जाम दोगे मतलब आप लोग परफॉर्म करोगे, और आपका एग्जामिनर आपके कॉपी को चेक करेगा मतलब इवैल्यूएट करेगा आपके परफॉर्मेंस को। उसी तरीके का प्रोजेक्ट में भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसका इवैल्यूएशन होता है कि जब इवैल्यूएट करेगा तो कितना मार्क्स देगा, हम पास करे, पास होगा या फेल फेल हो जाएगा, उसका रिव्यू करना। कंपेयर द एक्चुअल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड टारगेट। देखना कि जो प्लानिंग जब बना था तो जो एक्सपेक्टेशन बनाया गया था, जो परफॉर्मेंस हमने सोचा था, एक्चुअल में प्रोजेक्ट से वो परफॉर्मेंस अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये देखने का। दूसरा रिव्यू, जब भी आप प्रोजेक्ट का करते हो तो तीसरा होता है अमेंडमेंट, अबैंडमेंट एनालिसिस। अबैंडमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी कंटिन्यूड, मॉडिफाइड और अबैंडन्ड बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर बेनिफिट। बोलने का मतलब प्रोजेक्ट में आगे पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। बहुत सारा मूवी होता है, आधा बनता है फिर बोलता है अरे यार ये तो फेल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आगे का पैसा नहीं लगाते हैं इसमें, है ना। वो मूवी बंद कर देते हैं, नहीं चलता, नहीं बनाता उसको। उसी तरह से प्रोजेक्ट भी है। प्रोजेक्ट बनाया जाता है, बनाते बनाते क्या होता है कि ऐसा सिचुएशन आता है, बोलता है कि भाई इसको जो है कंटिन्यू नहीं करो, या इसको मॉडिफाई कर सकते तो करेंगे, कंटिन्यू कर सकते तो करेंगे। क्या सिचुएशन है उसका, करंट सिनेरियो को देखना। अगर देखना कि हाँ भाई ये परफॉर्मेंस में उतर रहा है, उतर सकता है, इसका फ्यूचर में कुछ बेनिफिट है, तो अपन लोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, behavioral issue in the project management. Review the behavior, communication, teamwork, motivation and coordinate among the project member. हमेशा क्या करना, रिव्यू करने के दौरान अगर आपको मिलता है कि चलो भाई प्रोजेक्ट टीम मेंबर को मोटिवेट कर देने से वो अपना बेस्ट निकाल के देगा, कार्य तो मोटिवेट करने का, उसके साथ कम्युनिकेशन बनाने का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाने का। तो ये कब होता है, जब आप प्रोजेक्ट रिव्यू करते हो तब। नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएशन ऑफ द कैपिटल बजटिंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो भाई पैसों के दम पे होता है। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। एसेस वेदर द ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल बजटिंग सिस्टम इज इफेक्टिव इन सेलेक्टिंग फंडिंग और कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट और नॉट। वो जो है इफेक्टिव है कि नहीं है, वो फंडिंग कर पाएगा कि नहीं पर कर पाएगा, ताकि हम प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सके सही से। इसका भी रिव्यू का ही स्टेप, रिव्यू में ही ये सारी चीजें होता है। ठीक है, कि जिसको तुम फाइनेंशियल जिसके हाथ पे सौंपा है वो काबिल है कि नहीं है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि उसके चक्कर में हम फंस जाएंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल। प्रोजेक्ट कंट्रोल का पर्पस क्या क्या है। प्रोजेक्ट कंट्रोल का पर्पस है टू कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज प्रोग्रेस करें उस पर कंट्रोल बना रहे। टू कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज, टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट शेड्यूल, टू हैव द कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट कॉस्ट, to have the control over the delay in the project activity, to motivate the project personnel through the performance evaluation, to achieve the project goal effectively and efficiently। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके भी है, इसलिए पार करते हैं। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, सीपीएम का एप्लीकेशन क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। क्रिटिकल पाथ जो हम लोग चार्ट बनाते थे, तो उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पहला एप्लीकेशन, द सीपीएम इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। सीपीएम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसका, प्रोडक्शन प्लानिंग का और तो और शेड्यूलिंग का, पहला। दूसरा क्या है कि यूज फॉर शेड्यूलिंग स्पेशल प्रोजेक्ट वेयर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉम्प्लिकेटेड। बोले तो
कौन सा हिस्सा किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा हिस्सा अगर कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ पे इसको और रिसोर्स देना है, वो सब का पता सीपीएम से चलता है। दूसरा क्या है, यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द रूट ऑफ टू और मोर ऑपरेशन और एक्टिविटीज एंड देयर रिलेशनशिप। मान ले कि ये वाला जो प्लान है, ये लास्ट में एफ है मान लो, तो एफ एक्टिविटीज किस किस पे डिपेंड कर रहा है, दो पे डिपेंड कर रहा है, सी डी पे मान ली यहाँ पे। तो उसको कौन कौन सा रूट तक वहां से पहुंच सकते हैं, अलग अलग रूट होता है पहुंचने का। रूट के बारे में भी हम लोग सीपीएम में पढ़े थे। यूजिंग सीपीएम नेटवर्क डायग्राम इज एनालाइज, सीपीएम से हम लोग नेटवर्क डायग्राम को एनालाइज करते हैं। सीपीएम फाइंड आउट द क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सा है जिसमें बिल्कुल भी डिले नहीं किया जा सकता, टोटल फ्लोट इसमें जीरो होता है, तो ये भी है। मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी का परफॉर्मेंस मेजर करना सीपीएम के थ्रू। तो ये कुछ आंसर हो जाता है इसका, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट ऑडिट, प्रोजेक्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द गैंट चैट यूज फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में गैंट चैट का क्या काम है, आपको याद होगा हम लोग गैंट चैट बनाए थे, जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री, जिसमें डे वन, डे टू, डे थ्री, और इस तरह से हम लोग चार्ट बनाया करते थे। ये क्या बताता है, ये जो क्या हुआ करता था, ये एक्टिविटीज हुए करते थे, जॉब वन था ये, जॉब टू था ये, जॉब थ्री था। तो अपने को ये बताता है ये कौन कौन सा दिन स्टार्ट होने वाला है और कौन से दिन ये खत्म होने वाला है, कौन सा काम दूसरा कब स्टार्ट होगा, दूसरा कब खत्म होगा। तो गैंट चैट इज अ प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल डेवलप्ड बाय हेनरी गैंट, हेनरी गैंट द्वारा ये डेवलप किया गया था, और इसमें अपने को प्लानिंग, शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज पता चलता है, मदद मिलता है। इन गैंट चैट द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज और जॉब, एक्टिविटीज और जॉब में बांट दिया जाता है। इसमें अपने को टाइम का पता और कॉस्ट का पता चलता है। गैंट चार्ट हेल्प इन द प्रोजेक्ट मैनेजर टू, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर इस चार्ट का यूज करता है चीजों को प्लान करने में, शेड्यूलिंग करने में, मॉनिटरिंग करने में, और तो और कंट्रोल करने में, किसको भैया, प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डेवलप द डब्ल्यू बी एस स्ट्रक्चर फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बोला था कि कोई गंदा पानी है उसको ट्रीटमेंट प्लांट का वर्क ब्रेकडाउन तुमको बनाना है, तो डब्ल्यू बी एस करना है, मतलब बताओ इसका कार्य को अलग अलग हिस्सों में तोड़ना है। तो कोई भी मान लो वाटर वेस्ट प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट है, इसको अलग अलग मेन मेन हिस्सों में तोड़ा गया। पहला, कि गंदा पानी आएगा तो आएगा कहाँ से, उसका पहला स्तर पे सफाई, प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसके बाद फाइनल ट्रीटमेंट, और फिर फिल्ट्रेशन करके सप्लाई करने का है। तो इनटेक पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, पाइपिंग के थ्रू आएगा, पाइपिंग के बाद इनटेक करवाएंगे, इक्वलाइजेशन बेसिन बनेगा, स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीन मतलब चेकिंग करेंगे किस टाइप का पानी है, ग्रिड चैम्बर बनेगा जिसमें मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं छन जाएंगे, और उसके बाद पंपिंग के हेल्प से हम इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट चैम्बर में इसको लेके आएंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट चैम्बर में होता है क्लैरिफाई बेसिन, सेटलमेंट टैग, जहाँ पे एलम वगैरह डाल करके चीजों को नीचे सेटल किया जाता है, स्कीमर होता है, और स्लज कलेक्शन चैम्बर, खाद वाद जो होता है, जो मिट्टी की पार्ट होती है, वो सब कलेक्शन होता है चैम्बर में। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है एरेनेशन लाइन, एयर पंपिंग सिस्टम, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। तो ये सब कुछ है जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है जो अपने को लेना पड़ता है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे आपके यूनिट 5 से। तो ये सारे भी क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से देख लेना है इसको। ओके, तो फिर थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।